चांद पर लैंड करने से करीब 14 महीने पहले अपोलो 11 मिशन के जिस मून लैंडर ईगल को चांद पर जाना था, उसे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर ही लैंड करवाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस प्रोटोटाइप को लैंड ही नहीं करवा पाए। हालांकि ईगल लैंडर के क्रैश होने से महज 2 सेकंड पहले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसी तरह से सीट को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। मगर 21 जुलाई 1969 के दिन जब अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल ईगल ने चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली, तब कई लोगों का कहना था कि जब मून लैंडर इनसे पृथ्वी पर ही कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्होंने आखिर चांद पर लैंडिंग कैसे करा ली। साथियों, एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद पर कदम रखे 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों का मानना है कि अपोलो 11 की मून लैंडिंग सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और नासा का महज एक ढोंग था। उन्होंने पृथ्वी पर ही मून साइट बनाकर एस्ट्रोनॉट की फेक लैंडिंग करवाई थी। और जब हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातें सुनते हैं तो कई बार हमें इनकी बातें लॉजिकल भी लगती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई अमेरिका ने हमसे झूठ कहा था? क्या अपोलो सीरीज की मून लैंडिंग किसी वीरान रेगिस्तान में शूट तो नहीं की गई थी? और क्या चंद्रयान 3 की सफल मून लैंडिंग के बावजूद इसरो को चांद पर अपनी मौजूदगी का सबूत दिखाना पड़ा? वैसे तो अपोलो 11 की मून लैंडिंग से जुड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर नासा ने कई बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन थ्योरीज को गलत साबित किया है, लेकिन पिछले 50 सालों के समय में कई बार ये घटनाएं होती रही हैं जो इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फिर से उजागर कर देती हैं। जैसे कि अपोलो सीरीज की मून लैंडिंग को ढोंग समझने वाले बर्ट सिरबल जब साल 2002 में पहली बार चांद पे गए एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन से सवाल करना शुरू करते हैं तो अचानक से एल्ड्रिन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बर्ट सिल्वर के मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही दुनिया के कई प्रतिशत लोग फिर से ये मानने लगे कि बज एल्ड्रिन को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बर्ट सिल्वर का सच कड़वा लगा और उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अमेरिका के मीडिया के सामने ये कबूल किया था कि उन्होंने सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए बैक टू बैक मून लैंडिंग मिशन किए थे, तो क्या इस कोशिश में अमेरिका फेक मिशन नहीं कर सकता? चलिए इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं नासा की मून लैंडिंग के पीछे का असली सच। दोस्तों, 60 के दशक में अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए ये दोनों देश स्पेस पर जीत हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे और इस स्पेस रेस में सोवियत यूनियन यानी रशिया अमेरिका से काफी ज्यादा आगे था क्योंकि उन्होंने स्पेस में पहले सैटेलाइट भेजी थी और चांद को छूने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले सोवियत यूनियन ने ही भेजा था। और साल 1959 में अपने इस लूना 2 मिशन की सफलता के बाद सोवियत यूनियन ने बैक टू बैक मून मिशन करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ 1958 में अमेरिका भी चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था और 12 मिशन फेल होने के बाद 28 जुलाई 1964 के दिन नासा के रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार मून पर सक्सेसफुल इम्पैक्टफुल लैंडिंग की थी, जो काम सोवियत यूनियन 5 साल पहले ही कर चुका था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन एक बार भी चांद पर इंसानों को नहीं भेज पाया और 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने ये काम 6 बार कर दिखाया? तो चलिए एक एक करके इन थ्योरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नासा के अपोलो मिशन को फेक बताने वाली पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि हम सभी जानते हैं कि चांद पर वातावरण मौजूद नहीं है, तो फिर अपोलो 11 की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा था? मून लैंडिंग के कुछ ही दिन बाद जब लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया तो नासा ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जिस अमेरिकन फ्लैग को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे उसे खास तौर से डिजाइन किया गया था। तो आमतौर पर हर फ्लैग में एक लंबी वर्टिकल रॉड होती है, लेकिन इस झंडे के ऊपर की तरफ कपड़े में एक एक्सटेंडेड एल्युमिनियम रॉड लगाई गई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो चांद पर हवा न होने की वजह से झंडा हमेशा झुका रहता। आगे उन्होंने बताया कि अपोलो 11 के मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ये पूरी
एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाई, जिससे फ्लैग में रिपेल यानी तरंग आ गई। और जब एस्ट्रोनॉट्स इसे चांद की सतह में सेट कर रहे थे तो पुश की वजह से एल्युमिनियम रॉड में शॉक वेव जनरेट हुई, जिसकी वजह से कुछ पलों के लिए हमें ये लहराता प्रतीत हुआ, लेकिन फिर ये एक जगह पर रुक गया था। अब फ्लैग की बात चल ही रही है तो बता दें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने चांद पर खींचे गए अमेरिकन फ्लैग के फोटोज पर भी शक किया था और उनका कहना था कि मून का इकलौता लाइट सोर्स सन है और वो एक ही तरफ से चांद पर रोशनी फेंकता है। तो फिर डिफरेंट एंगल से खींचे गए फोटोज में अमेरिकन फ्लैग दोनों तरफ से कैसे चमक रहा था? तो इसका सीधा सा कारण है फ्लैग का मटेरियल। दरअसल इस झंडे को नायलॉन मटेरियल से बनाया गया था और ये इस मटेरियल की खासियत है कि ये लाइट को आसानी से पार होने देता है और इसके दोनों तरफ रोशनी दिखाई देती है। दूसरी चीज जो लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है वो है ये कैमरा जिससे चांद पर फोटोग्राफ खींची गई थी। इसे लेकर मार्क्स एलन और ट्रेवर वीवर ने अपनी किताब अपोलो मून होक्स यानी अपोलो का छलावा, इसमें लिखा है कि जब मैं चांद पर खींची जाने वाली तस्वीर देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैमरा एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कैसे चलाया होगा, और वो भी एक स्पेस सूट के अंदर से, क्योंकि स्पेस सूट कोई आम सूट नहीं होता बल्कि इनके अंदर इतना ज्यादा एयर प्रेशर होता है कि एस्ट्रोनॉट को उंगलियां हिलाना तो छोड़िए, चलने में भी काफी दिक्कत होती है। ऐसे में किसी भी कैमरे के फोकस को सेट करना या फिर क्लिक करने के लिए ट्रिगर दबाना आखिर कैसे पॉसिबल है? नासा पर लगे इस इल्जाम पर एरोस्पेस इंजीनियर जे वुडले का कहना है कि चांद पर जिस कैमरे से एस्ट्रोनॉट ने फोटोग्राफ्स खींची थी वो हैसेलब्लैड 500 EL फॉर लूनर मिशन नाम का कैमरा था, जिसे खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस कैमरे के शटर बटन को काफी बड़ा रखा गया था ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपनी सूट के साथ मोटी उंगलियों से भी फोटो खींच सके। साथ ही कैमरे पर एक ऐसा माउंट लगाया गया था जिससे वो एस्ट्रोनॉट के सूट के साथ स्लाइड करके अटैच हो सकता था। इससे हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वहीं फोकस लेंस को भी इसी तरह मॉडिफाई किया गया था कि वो सूट में अकड़ी हुई उंगलियों से भी इजीली ऑपरेट किया जा सके। और सबसे जरूरी चीज, चांद पर जाने से पहले धरती पर ही एस्ट्रोनॉट्स को कैमरा इस्तेमाल करने की काफी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि कैमरा का इस्तेमाल करके चांद के फोटोज निकालना मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था। दोस्तों, चांद पर खींची गई इन फोटोज में से एक फोटो से मून लैंडिंग ढोंग होने की तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है, जिसके मुताबिक एक फोटो में एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन लूनर लैंडर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और सूरज दूसरी तरफ होने की वजह से लैंडर की इस साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, जबकि बज एल्ड्रिन तो पूरी तरह से चमक रहे थे। तो आखिर क्यों लैंडर का शैडो तो पूरी तरह से ब्लैक है लेकिन एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट पर लाइट पड़ रही है? इसे लेकर मून लैंडिंग को फेक कहने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मार्क्स एलन कहते हैं कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब इन पर कोई दूसरी सॉफ्ट लाइट पड़ रही हो, यानी कि इस फोटो को स्टूडियो में खींचा गया हो। अब दोस्तों, भले ही चांद का इकलौता लाइट सोर्स सूरज है और वातावरण न होने की वजह से ये रोशनी फैल नहीं पाती, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करती है और चांद चमकता है। जैसा आपने हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर द्वारा खींचे गए मून फोटोज में भी ऑब्जर्व किया होगा। इसी फेनोमेना की वजह से चांद से रिफ्लेक्ट हुई बैकलाइट एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के सूट पर पड़ रही होगी और वो चमक रहा है। मून लैंडिंग को फेक कहने वाली चौथी सबसे पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि चांद के सतह पर सटीक जूतों के निशान बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि धरती पर इन्हें गहरे निशान बनाने के लिए हमें गीले मिट्टी पर पैर रखना होगा, लेकिन चांद की मिट्टी तो सूखी है। इस इल्जाम को गलत साबित करते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद पर कई उल्क पिंड गिरे हैं, जिसकी वजह से उसकी मिट्टी बिल्कुल ज्वालामुखी से निकली राख के समान पतली है। इसी वजह से मिशन के दौरान साफ और गहरे जूते के निशान बने थे। पांचवी लोकप्रिय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कहा गया है कि नासा का अपोलो 11 मिशन के दौरान ली गई तस्वीरों में आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है।
और इसमें कोई सितारा मौजूद नहीं है। इस थ्योरी पर भरोसा करने वाले लोगों का कहना है कि नासा ने इसे ब्लैक बैकग्राउंड वाले स्टूडियो में धरती पर ही मून स्टूडियो सेटअप लगाकर रिकॉर्ड किया था, लेकिन असल में नासा ने अपोलो 11 की लैंडिंग चांद पर दिन के समय में करवाई थी, यानी आसमान में सूरज चमक रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की सतह सूरज की किरणों को पृथ्वी से ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट की व्हाइट स्पेस सूट भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिससे कैमरास पर पहले ही काफी लाइट पड़ रही थी और उनके लिए आसमान में सितारों की रोशनी को कैप्चर करना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, 1969 से लेकर 1972 के बीच नासा ने अपोलो सीरीज के 6 सफल मून लैंडिंग मिशन किए और स्पेस रेस में सोवियत यूनियन को काफी पीछे छोड़कर चांद से अपना फोकस हटा दिया। लेकिन तब से लेकर जब भी कोई देश मून मिशन करता है तो उसे उसके असली होने का सबूत दिखाना पड़ता है, क्योंकि अपोलो सीरीज पर काफी कीचड़ उछाली गई थी और कोई देश नहीं चाहता कि हमारे करोड़ों के मिशन पर सवाल उठाए जाए। ऐसे में हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 ने जब मून के सतह पर लैंडिंग की तो उसने खुद भी चांद की कई तस्वीरें भेजी और नासा के मून ऑर्बिटर ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से विक्रम लैंडर की फोटो भेजी थी, जिससे ये साबित हो गया कि चंद्रयान 3 मिशन 100% रियल है। तो दोस्तों, क्या नासा के अपोलो सीरीज के मून लैंडिंग मिशन रियल थे या फिर ये सिर्फ एक ढोंग था? इस बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।